अध्याय 99 दोहरे स्वरूप का उन्नयन _2। हालांकि पूरा प्रायोगिक केंद्र केवल एक प्रयोगशाला नहीं थी, इसमें विभिन्न छोटे बड़े उपकरण थे जो केवल ध्यान और कार्यक्षमता की शक्ति में भिन्न थे। इसलिए कई उपकरणों को बचाया गया जो क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। दिशा, मनोज और निर्मल 3 समूहों में बढ़ गए, प्रत्येक प्रयोग करने योग्य उपकरणों की तलाश में था और उन्होंने धीरे धीरे चालू उपकरणों की पहचान की, उन्हें सावधानीपूर्वक नीचे पहुंचाया। मयंक और अन्य लोग कुल 4 ट्रक लाए थे, हालांकि एक में चावल के 60 बोरे लदे थे और वह पूरी क्षमता से भरा नहीं था, इसलिए उसी ट्रक में अभी भी लोग बैठ सकते थे। उपकरण ले जाने के लिए 3 और ट्रक उपलब्ध थे जो उनकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लदे हुए उपकरणों की संख्या बढ़ती गई और मयंक की टीम पर 2 देवदूत दूतों एंजल एनवायर की सम्मिलन फ्यूजन प्रगति भी धीमी नहीं थी। 1 घंटे में वृश्चिक मकड़ी दानव स्कॉर्पियन स्पाइडर डीमन और मानव चेहरा वृक्ष ह्यूमन फेस ट्री ने प्रत्येक ने 2 द्वितीय क्रम निम्न श्रेणी के राक्षसों के साथ सम्मिलन पूरा कर लिया। वृश्चिक मकड़ी दानव की तरफ 2 पूंछ वाले सम्राट बिच्छू के शरीर के साथ सम्मिलन के बाद सम्मिलन की डिग्री 30% तक पहुंच गई, जबकि मानव चेहरा वृक्ष थोड़ा आगे 35% पर पहुंच गया। दोनों देवदूत दूतों ने जैसे कि किसी अनकहे समझौते से शरीर सम्मिलन पूरा करने के तुरंत बाद 2 पूंछ वाले बिच्छू और विभाजित मुंहकृमि जैसी निम्न स्तरीय सामग्रियों को सम्मिलित करना शुरू कर दिया। जमीन पर लाशों का ढेर लगातार कम होता जा रहा था क्योंकि सम्मिलन की डिग्री धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 2 पूंछ वाला सम्राट बिच्छू 31%, 32%, 33%, 0.55%। विभाजित मुंह मात्र कृमि 36%, 37%, 0.67%। लगभग 3 घंटे बीत गए और दिशा के समूह ने नीचे से वस्तुओं को पूरी तरह से हटा दिया था। 2 ट्रक लगभग ऊपर तक भर चुके थे और परिवहन के दौरान नुकसान से बचाने के लिए उपकरणों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए थे। हालांकि उनका काम खत्म हो गया था, दिशा और उनकी टीम मयंक को परेशान करने नहीं आई, बल्कि इसके बजाय लोगों को इमारत में अन्य उपयोगी सामग्रियों की तलाश करने का आदेश दिया। वे सभी जानते थे कि मयंक क्या कर रहा था और स्वाभाविक रूप से उसे स्वेच्छा से बाधित नहीं किया। देवाशीष ने तो एक दल को पहले रॉकी और उनकी टीम द्वारा मारे गए राक्षसों की लाशों को सड़कों से हटाने और उन्हें मयंक के 2 देवदूत दूतों के पास खींचने के लिए भी भेज दिया, जिनकी संख्या 100 से अधिक थी। 1 और घंटे के बाद मानव चेहरा वृक्ष की सम्मिलन की डिग्री अंततः 100% तक पहुंच गई। विभाजित मुंह मात्र कृमि 100% सम्मिलन पूरा हुआ। मानव चेहरा वृक्ष ने स्वरूप उन्नयन प्राप्त किया, प्राचीन कृमि वृक्ष। विशाल मानव चेहरा वृक्ष को लाल रोशनी ने घेर लिया, ऊंचे मुकुट से लेकर जड़ों तक, क्योंकि इसमें जबरदस्त बदलाव आया। आकार में यह फूला। बस कुछ ही सांसों में पेड़ एक 30 मीटर ऊंचे विशाल प्राचीन वृक्ष में बदल गया, जिसकी शाखाएं आकाश तक पहुंच रही थीं और एक मोटा तना था, जिसकी काली छाल और भी गहरी और प्राचीन हो गई थी, जबकि उसका मानव जैसा चेहरा और भी अधिक विकृत हो गया था। उसके खुले मुंह में अंदर और बाहर घने पेड़ के नुकीले दांत उगाए, जो गिये की तरह गोल पंक्तियां बना रहे थे। बड़ी शाखाओं पर अधिक मांसल स्पर्शक टेंटेकल्स उठे, जो कीचड़ से ढके हुए थे और लगातार ऐंठ रहे थे, जिसमें सबसे भयानक बदलाव जड़ प्रणाली पर हुआ। बहुतायत में स्पर्शक जैसी जड़ें जोर से बाहर निकलीं, उनके सिरे चोंच वाले मुंह के समान थे, भुजाओं जितने मोटे, एक भयावह रूप के साथ। जैसे ही वे गिरते थे, वे लंबे भयानक कृमियों के ढेर जैसे लगते थे। प्राचीन कृमि वृक्ष उन्नयन सफल, अर्जित कौशल, वृक्ष जनित कृमि। प्राचीन कृमि वृक्ष से एक शक्तिशाली पोषण ऊर्जा निकली जो तुरंत मयंक के अंगों और शरीर में फैल गई, उसके शारीरिक गुणों और ताकत को बढ़ाया, साथ ही उसे अपने अंदर समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में अधिक जागरूक किया। उसकी आंखें प्राचीन कृमि वृक्ष पर टिकी हुई थीं। अचानक स्वरूप उन्नयन कुछ हद तक अपेक्षित था, लेकिन जो कौशल ये लाया वह आश्चर्यजनक था। करीब से महसूस करने के बाद उसकी आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं, सोचते हुए क्या यह अपना पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा है। प्राचीन कृमि वृक्ष ने कृमि अंडे को पालने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और कृमियों को शिकार कुत्तों के रूप में पालने के लिए पेड़ के खून पर भोजन किया, खुद को पोषित करने के लिए मांस की कटाई की। कुछ हद तक प्राचीन कृमि वृक्ष नया विभाजित मुंह मात्र कृमि बन गया था, जो अधिक शक्तिशाली था और इसके केंद्र में होने से एक नए कबीले सेवक कबीले को जन्म दिया। ये कौशल शायद लड़ाई के लिए उपयुक्त न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय कौशल था। तेजी से बढ़ने वाली लताओं और नरभक्षी लता के साथ मिलकर अगर यह जमीन पर फैल जाए तो इसे निपटना और भी मुश्किल होगा। मैं लौटने के बाद इस कौशल का परीक्षण करूंगा। यह उसका क्षेत्र नहीं था और कौशल का यहाँ उपयोग करना उचित नहीं था। मयंक को अपने उत्सुक विचारों को दबाना पड़ा और उसने अपना ध्यान वृश्चिक मकड़ी दानव की ओर मोड़ा। अब तक वृश्चिक मकड़ी दानव ने 2 पूंछ वाले बिच्छू के शरीर के आखिरी ढेर के साथ सम्मिलन पूरा कर लिया था।
स्वाभाविक रूप से 100% समलन की डिग्री तक पहुंच गया। 2 पूंछ वाला सम्राट बिच्छू 100% समलन पूरा हुआ। वृश्चिक मकड़ी योद्धा ने स्वरूप उन्नयन प्राप्त किया। वृश्चिक मकड़ी दानव। वृश्चिक मकड़ी योद्धा के शरीर को एक लाल चमक ने घेर लिया। एक शक्तिशाली दिल की धड़कन जोर से धड़की और मांस और ऊतक के उछलने की आवाज स्पष्ट और दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में वृश्चिक मकड़ी योद्धा का पूरा शरीर ऐंठ रहा था और कायापलट हो रहा था। मानवरूपी ऊपरी शरीर अधिक विशाल और मांसपेशी वाला हो गया। 4 भुजाएं ढलवां लोहे की तरह थीं, गहरे रंग की और सूक्ष्म गहरे लाल पैटर्न वाली, और सख्त त्वचा पर 2 पूंछ वाले सम्राट बिच्छू के समान एक बाह्य कंकाल फेंटली दिखाई दे रहा था, जो सख्त, मजबूत और कठोर था। मकड़ी के शरीर का निचला आधा हिस्सा काफी फूला, आगे का आधा हिस्सा एक खोल और एक जोड़ी घने काले जबड़ों को उगाने के लिए बदल गया, जो चौंकाने वाली रूप से 2 पूंछ वाले सम्राट बिच्छू का सिर बन गया। सिर नेत्रहीन था, जबड़े क्रूर थे, एक खुला मुंह पेश कर रहे थे। मकड़ी का पिछला हिस्सा तेजी से सिकुड़ रहा था, एक लचीला बाह्य कंकाल उभरा और उसके सिरे से 2 लोहे ढले चाबुक जैसे बिच्छू पूंछ के हुक फट पड़े, जो एक वयस्क की जांघ जितने मोटे और 5 मीटर लंबे थे। पूंछ के हुक हवा में मडरा रहे थे, अगल बगल झूल रहे थे, अस्पष्ट रूप से एक धात्विक चमक रहे थे। मकड़ी के पैर ज्यादा नहीं बदले, फिर भी भाले जितने नुकीले थे, काले कवच से ढके हुए थे, जो कंक्रीट के फर्श पर भाले छूने की तरह क्लिक कर रहे थे। पूरा वृश्चिक मकड़ी दानव 6 मीटर से अधिक ऊंचा खड़ा था। उसके शरीर की लंबाई 7 मीटर तक पहुंच रही थी, जो इसे एक विशाल जीव बना रहा था जिसकी उपस्थिति भयानक और डरावनी थी। वृश्चिक मकड़ी दानव का उन्नयन सफल, नया कौशल स्कंदन तोप कोगुलेशन कैनन अर्जित। वृश्चिक मकड़ी दानव का परिवर्तन बहुत बड़ा था, जो मयंक के शरीर में प्रतिपुष्टि फीडबैक दे रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके भीतर उमड़ रही थी, लगभग उसके अस्तित्व से फूट रही थी, उसके शरीर और ताकत को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रही थी। मयंक अपने शरीर में बदलाव महसूस कर ही रहा था कि अचानक ये सूचना उसके दिमाग में दिखाई दी। वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित था, और इससे पहले कि वह इस पर ध्यान दे पाता, एक और अजीब सी भावना उसे घेर लिया, और उसकी भावना वृश्चिक मकड़ी दानव से जुड़ी, लगभग तालमेल में। धातु नियंत्रण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह, नियमों का हेरफेर और कौशल का उपयोग करने का तरीका उसके दिमाग में भर गया, और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के छिपे हुए रास्ते इस समय सूक्ष्म रूप से स्थानांतरित होने लगे। मध्यवर्ती धातु नियंत्रण कौशल समकालिकता सिंक्रोनाइजेशन सफल। उसके दिमाग में एक और संकेत दिखाई दिया, और मयंक ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। एक तेज चमक कौंधी, एक दुर्जय आभा उत्सर्जित हुई। उथल पुथल को देखते हुए दिशा और अन्य लोग बदले हुए देवदूत दूत को देखकर आश्चर्यचकित थे, खासकर मयंक को, जो इतना शक्तिशाली लग रहा था। उससे एक सूक्ष्म दबाव निकल रहा था। मयंक ने अपनी आभा को नियंत्रित किया और अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इस सम्मेलन से मिले पुरस्कार उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। वृश्चिक मकड़ी दानव स्कंदन तोप। वृश्चिक मकड़ी दानव के नए कौशल का परीक्षण करने के लिए आवेगी महसूस करते हुए उसने इसे अपने दिमाग से नियंत्रित किया। उसके शरीर को 100 मीटर दूर एक मोटी दीवार पर निशाना साधने के लिए मोड़ दिया। सामने के बिच्छू जबड़ों के बीच खून जमा हुआ, अंततः एक बास्केटबॉल के आकार का लाल रंग का खून और आध्यात्मिक ऊर्जा का गोला बना, जो एक तोप के गोले की तरह हिंसक रूप से बाहर निकला, दीवार से टकराया। बूम! तत्काल दीवार जोर से फट गई। 6 से 7 मीटर का एक हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। केंद्र में ईंटें धूल में बदल गईं, और विस्फोट के प्रभाव से जमीन पर एक मध्यम आकार का गड्ढा बन गया। देवाशीष और अन्य लोग हक्के बक्के थे, अनायास बोल पड़े, क्या तुमने उस बिच्छू के कौशल की नकल की? हमले की तैयारी की चाल, हमले का तरीका 2 पूंछ वाले सम्राट बिच्छू के रक्त बाणों से लगभग अभेद्य एक जैसा थे। हालांकि आकार बदलकर एक रक्त गोला हो गया था। क्या ये साहित्यिक चोरी के बजाय सिर्फ एक पुनर्निर्माण नहीं था? मयंक ने देवाशीष पर आंखें घुमाईं, जो कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। अजीब तरह से हंसे, जुबान फिसल गई। तुम्हारे कौशल की शक्ति हर एक गैस सिलेंडर फटने जैसा है, ये और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। मयंक जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, वे उतने ही खुश होते गए, क्योंकि वह शिविर का मुख्य आधार था। सामान बांधो, हम वापस जा रहे हैं। मयंक ने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन वह स्कंदन तोप की शक्ति से काफी संतुष्ट था। अगर वह इसे लंबे समय तक इकट्ठा होने देता तो शक्ति और भी बढ़ सकती थी। हालांकि यह एक ऐसा कौशल नहीं था जिसका अनिश्चित काल तक उपयोग किया जा सके। स्कंदन तोप को वृश्चिक मकड़ी दानव के भीतर खून और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि पुनर्योजी रीजनरेटिव कौशल खून की कमी की थोड़ी भरपाई कर सकते थे, फिर भी पुनर्योजी क्षमता का सक्रियण स्वयं वृश्चिक मकड़ी दानव की ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करेगा। इसलिए इसका जितना अधिक उपयोग किया जाता था, वृश्चिक मकड़ी दानव उतना ही आसानी से थक जाता था। ये कौशल एक गुप्त चाल थी।
नज़दीकी लड़ाई में शामिल होते हुए ये सीधे प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक अप्रत्याशित स्कंदन तोप दे सकता था। इसके अलावा वृश्चिक मकड़ी दानव के पास तैरता बुर्ज, काला कवच, फ्लोटिंग पैगोडा, ब्लैक आर्मर कौशल था जो एक ढाल के रूप में कार्य कर सकता था, जिससे तैयारी करते समय बिच्छू के जबड़ों की गति को छिपाया जा सकता था, जिससे हमला और भी अधिक आश्चर्यजनक बन जाता था। अध्याय 100 दक्षिण शहर की प्रतिक्रिया, नाम बदल दिए गए। अपना मिशन विफल होने के बाद रॉकी और उनकी टीम तेजी से दक्षिण शहर के अड्डे पर लौट आई, जो अब दक्षिणी समृद्ध रासायनिक संयंत्र सदर्न प्रॉस्पेरस केमिकल प्लांट में स्थित था। हालांकि वे वापस लौटते समय अपने कदमों को पीछे लौट कर आए, फिर भी उन्हें राक्षसों की बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसने उनकी त्वरित वापसी को बाधित किया। जब वे निकले थे तो वे अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में राक्षसों को साफ नहीं किया था। हालांकि सौभाग्य से उन्होंने अपनी ताकत को अच्छी तरह से बनाए रखा था, इसलिए बाधाओं के बावजूद राक्षसों की बाधाओं के कारण कोई हताहत या चोट नहीं आई। जैसे ही वे कोहरे में लिपटे रासायनिक संयंत्र के पास पहुंचे, दीपक वृक्षों लैम्प ट्री की दूर की चमक ने आखिरकार रॉकी और उनकी टीम को राहत की सांस लेने दी। रासायनिक संयंत्र का प्रवेश द्वार पहले से काफी अलग था, जिसमें रेत के थैले और त्याग दिए गए वाहन एक ठोस रक्षात्मक स्थिति में ढेर थे और लगभग 20 पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों का एक दल गार्ड पर था। उनके चारों ओर दूतों को चौकीदार मोहरे सेंट्री वैनगार्ड के रूप में बुलाया गया था। उनमें शव वर्ग कॉप्स क्लास दूत और विशाल मैक्रोफेज कुत्ता जायंट मैक्रोफेज डॉग जैसे श्वान राक्षस दोनों थे। विशेष युद्ध गार्ड दस्ता रॉकी। चौकी पर रॉकी ने खुद की पहचान बताने के लिए वाहन की खिड़की से बाहर झांका। हालांकि वे सभी सशस्त्र वाहन चला रहे थे, ऐसी सावधानी आवश्यक थी। चौकीदार ने रॉकी को पहचाना, सलाम किया और अपनी टीम को संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया, उन्हें जाने दो। वाहनों का काफिला खुले गेट से धीरे धीरे रासायनिक संयंत्र में प्रवेश किया और अंदर कठोर सड़कों के साथ धीरे धीरे अंदर की ओर चला गया। पूरे रासायनिक संयंत्र के भीतर कोहरे का घनत्व बहुत कम था, लगभग पूरी तरह से छितराया हुआ था, जो एक बहुत व्यापक दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता था। वे दूर से लोगों को गश्त करते हुए देख सकते थे और कठोर न की गई जमीन पर साधारण लोग जुताई और फसलें लगाते हुए देख सकते थे। अड्डे का संचालन और तैनाती। दक्षिण शहर के अड्डे ने अधिक लोगों को इकट्ठा किया और अधिक क्षेत्रों का अन्वेषण किया, इसलिए अड्डे पर मयंक के शानहु विला जिले की तुलना में अधिक दीपक वृक्षों का भंडारण था। इसके अलावा उनके दीपक वृक्ष क्रिस्टल का एक हिस्सा अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, बाकी सभी को रखा गया था। अब उनकी संख्या कई दर्जन हो गई थी। अन्वेषण और युद्ध के लिए उपयोग किए जाने वाले दीपक वृक्ष क्रिस्टल के अलावा वर्तमान में एक निश्चित सीमा के भीतर रासायनिक संयंत्र के अंदर एक सड़क की रोशनी के रूप में एक दीपक वृक्ष क्रिस्टल रखा गया था, जो कोहरे के एक बड़े क्षेत्र को छितरा रहा था। प्रकाश द्वारा कवर की गई सीमा पर भरोसा करते हुए रिंकू ने पहले ही रवीन को अड्डे के भीतर गैर लड़ाकू कर्मियों को खेती शुरू करने, मिट्टी को पलटने और फिर फसलें लगाने के लिए व्यवस्थित करना शुरू करने का आदेश दिया था। ये कहा जा सकता है कि अड्डे को स्थानांतरित करने के बाद पूरे दक्षिण शहर के अड्डे ने अब एक व्यवस्थित और तेज तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। बिली, सभी को उनके घावों का इलाज करने के लिए ले जाओ, अभी के लिए व्यक्तिगत रूप से आराम करो। अनु, मेरे साथ कार्यालय भवन में आओ। वाहन कार्यालय भवन के सामने रुका। रॉकी और अनु कार से बाहर निकले और रॉकी ने वाहन के अंदर के बाकी लोगों को निर्देश दिया। हाँ कप्तान रॉकी, बिली ने जोर से जवाब दिया और फिर टीम के सदस्य कार्यालय भवन के सामने से गाड़ी चलाकर चले गए। रासायनिक संयंत्र का आंतरिक भाग मुख्य रूप से 4 बड़े क्षेत्रों में विभाजित था: प्रशासनिक कार्यालय भवन, कारखाना और कार्यशाला क्षेत्र, कर्मचारी छात्रावास आवास क्षेत्र और अंत में पार्किंग और खेल के मैदानों के लिए क्षेत्र। कई छात्रावास भवन थे जिन्हें मूल रूप से 8000 कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें अब अड्डे के लिए आवास के रूप में पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा था। कार्यालय भवन को सीधे दक्षिण शहर के अड्डे के प्रशासनिक केंद्र के रूप में उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया था और प्रयोगशालाओं का एक हिस्सा भी यहां स्थापित किया जाएगा। बेशक इससे भी अधिक मूल कारखाने से मौजूदा रासायनिक प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकते हैं। कार्यालय भवन में प्रवेश करने पर रॉकी सीधे बैठक कक्ष में रिजू और अन्य 2 को खोजने के लिए गया। उनके पहले शब्द थे, मिशन विफल हो गया है। बैठक कक्ष के अंदर रिंकू, रिजू, तन्मय, अलका और समीरन 5 लोग कुर्सियों पर बैठे थे। रॉकी और अनु के आने को देखकर कुछ हद तक अनुमान लगा सकते थे कि परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। रिंकू ने शांत आवाज में बात की, धीरे धीरे कहा, बैठ जाओ और हमें धीरे धीरे बताओ, हताहतों की संख्या कितनी है। रॉकी की आंखें लाल हो गईं और भारी मन से उन्होंने कहा, दासी गबी, 18 टीम के सदस्यों ने बलिदान दिया, हम उनके शवों को वापस नहीं ला सके। हिलारी और प्रबिंग गंभीर रूप से घायल हैं।
उन्होंने प्रत्येक नाम को स्पष्ट रूप से और मजबूती से उच्चारित किया, जबकि न तो रिंकू और न ही रिजू ने उन्हें बाधित किया। इस सर्वनाश के बाद की दुनिया में जहां लोग रोजाना मरते थे, ये पहले दिन से विशेष युद्धगाद दस्ते के लिए सबसे खराब हताहत घटना थी। हमें गिर चुके टीम के सदस्यों के नाम दर्ज करने चाहिए और अड्डे में उनके परिवारों की अतिरिक्त देखभाल करनी चाहिए। यदि वे इस समय यहाँ नहीं हैं, जब हम उनसे बाद में मिलते हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें उचित उपचार मिले, रिंकू ने एक गंभीर आवाज में कहा, और रॉकी ने आगे बढ़ने से पहले भारी सिर हिलाया। ओक जैविक अनुसंधान केंद्र एओ के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर की स्थिति हमारी अपेक्षाओं से परे थी। वह जगह 4 सशस्त्र शवों, 4 आर्म्ड कॉप्स जैसे मानव उत्परिवर्ती राक्षसों का वर्चस्व नहीं था, बल्कि उत्परिवर्तित प्राणियों 2 पूंछ वाले बिच्छू का था, और उन्होंने पहले ही एक कॉलोनी प्रभाव बना लिया है जिसका एक नेता है जो औसत 2 पूंछ वाले बिच्छुओं से कई गुना बड़ा है, जिसे रूढ़िवादी रूप से द्वितीय क्रम निम्न ग्रेड अनुमानित किया गया है। द्वितीय क्रम निम्न ग्रेड। उपस्थित लोगों का रंग थोड़ा बदल गया और रिजू ने एक गंभीर लहजे में पूछा, क्या आप निश्चित हैं? अब तक अपने अन्वेषणों में उन्होंने खोजा गया उच्चतम ग्रेड का राक्षस केवल प्रथम क्रम ऊपरी ग्रेड था। यहाँ तक कि अनु भी सिर्फ प्रथम क्रम ऊपरी ग्रेड की सीमा को छू रही थी और अभी तक द्वितीय क्रम की पकड़ नहीं बना पाई थी। अनु ने हस्तक्षेप किया, कम से कम यह एक द्वितीय क्रम का राक्षस है। मेरे छाया पंजे राक्षस शैडो क्लॉ मॉन्स्टर ने इसकी उपस्थिति में एक स्पष्ट दमन महसूस किया, और युद्ध की तीव्रता को देखते हुए साधारण राइफल की गोलियां लगभग अप्रभावी थीं और हल्के बम भी घातक नुकसान नहीं पहुंचा सके। हमने अपने साथ लाए सभी बमों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह रुकी, फिर जारी रखा, इस बार हमें एक द्वितीय क्रम के ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ने बचाया था। राक्षस थोड़े समय के लिए उसके दूतों के साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम था। अनु के शब्द बमों की तरह गिरे, सभी को चुप्पी में हैरान कर दिया। फिर उन्होंने विभाजित मुंह मात्र कृमि और विभाजित मुंह कृमि के मामले का विवरण दिया, साथ ही उन्होंने मयंक के साथ कैसे संपर्क स्थापित किया। रिंकू और अन्य लोगों ने स्थिति स्पष्ट करने और लंबे समय तक सदमे में विचार करने के बाद उन्होंने आह भरी और कहा, रॉकी उपस्थित, जाओ और कप्तान प्रतीक को आमंत्रित करो। मयंक और उसकी प्रतिभा पर चर्चा। रिजू गंभीर लग रहे थे, लगातार कह रहे थे, लगता है कि मेरे पुराने साथी ने जिस राक्षस की बात की थी वह वास्तव में असाधारण है। उनकी आवाज़ पूरे सम्मेलन कक्ष में गूंजी और रिंकू धीरे से बोले, द्वितीय क्रम के राक्षसों की उपस्थिति के बाद ये तथ्य कि मनुष्यों के पास एक द्वितीय क्रम का ठेकेदार है वास्तव में एक अच्छी बात है। कम से कम हम पीछे नहीं छूट रहे हैं। हालांकि हमें एक बात सुनिश्चित करनी चाहिए, और वह ये है कि मयंक किस तरह का व्यक्ति है। वह रुके, फिर कहा, जहां तक हम बता सकते हैं वो हमारे अधिकारियों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। टक 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 खटखटाने की आवाज़ उठी, जिसके बाद बाहर से रॉकी की आवाज़ आए, रिपोर्ट, कप्तान प्रतीक आ गए हैं, कृपया अंदर आएं। प्रतीक को रॉकी अंदर लाए, जो अभी भी कुछ भ्रमित थे। उन्हें केवल इतना बताया गया था कि चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनकी नज़र उनके पुराने युद्ध साथी पर पड़ी, जिसमें थोड़ी उलझन का भाव था। रिजू ने पहले बात की, पुराने प्रतीक, चिंता मत करो, यह मयंक के बारे में है, हम अभी उससे मिले हैं। मयंक? प्रतीक चौंक गए और तुरंत पूछा, वह कैसा है? जब से लिहुआ सुपरमार्केट में अलग हुए, उन्होंने मयंक के बारे में नहीं सुना था, लेकिन खुशी समुदाय हैप्पीनेस कम्युनिटी में मयंक की मदद और ये तथ्य कि उन्होंने प्रतीक को अपने साथ खींच लिया जब वह जा रहे थे, ये सभी उनकी दोस्ती के संकेत थे। वह पहले ही द्वितीय क्रम में उन्नत हो चुका है और उसने हमारे लोगों को भी बचाया। ये सुनकर कि मयंक द्वितीय क्रम में उन्नत हो गया था, पहले उन्होंने आश्चर्य का भाव दिखाया, लेकिन दूसरे विचार पर यह उन्हें सबसे स्वाभाविक बात लगी। यहाँ तक कि वह भी पहले ही प्रथम क्रम ऊपरी ग्रेड तक पहुँच चुके थे। मयंक उनसे अधिक कुशल थे, तो द्वितीय क्रम क्या था? रिजू ने ओक जैविक अनुसंधान केंद्र की घटनाओं को प्रतीक से संबंधित किया, विवरण और समग्र तस्वीर दोनों को साझा करते हुए, फिर भी मामले को स्पष्ट करते हुए। ये वास्तव में चीज़ों को करने का उसका तरीका है। जहाँ तक दूत का सवाल है, सुनने के बाद प्रतीक के चेहरे पर झिझक का भाव तुरंत रिंकू और अन्य लोगों को किसी चीज़ के बारे में जागरूक कर गया। पुराने प्रतीक, अगर आप बोल सकते हैं तो कृपया बोलें। सहज रूप से हमारी मयंक के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और हमारे हितों का कोई टकराव नहीं है। इसके विपरीत, हमारे द्वारा खोजे गए पहले द्वितीय क्रम के ठेकेदार के रूप में उनके साथ अच्छे संबंध रखना बहुत मदद करेगा। रिंकू ने तीव्रता से महसूस किया कि प्रतीक मयंक के बारे में बहुत कुछ प्रकट करने में संकोच कर सकते हैं, एक दोस्त को धोखा नहीं देना चाहते थे। लेकिन इस मामले में धोखाधड़ी का कोई सवाल नहीं था, बस मयंक को बेहतर ढंग से समझने, एक निर्णय लेने की इच्छा थी।
प्रतीक ने एक खट्टी मुस्कान के साथ कहा, उसने मुझे दूध दूध के बारे में बताया था कि उसके पास एक विशेष प्रतिभा टैलेंट है, इसलिए स्वरूप में बदलाव और विकास एवोल्यूशन उसके लिए अजीब नहीं है। तो आप कहते हैं कि दूध दूध का स्वरूप एक मानवरूपी 4 सशस्त्र शव नहीं है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। विशेष प्रतिभा। तन्मय की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उन्होंने मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। पूछा, किस तरह की प्रतिभा? क्या ये कौशल स्किल्स की तरह है? मुझे नहीं पता, उसने विस्तार से नहीं बताया, और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह किसी को भी बताएगा। प्रतीक ने सिर हिलाया, लेकिन यह हल्का थे जो अचानक बोल पड़े, वास्तव में विशेष प्रतिभाओं का उभरना सामान्य होना चाहिए। सभी की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं, जैसे कि एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। अलका ने अविरलता से बात की, हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है। अगर जानवर कोहरे और पर्यावरण में व्यापक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उत्परिवर्तित हो सकते हैं, तो हम मनुष्य प्राइमेट के रूप में क्यों नहीं? रक्त भावना की पुस्तक बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट उस आंख की पुतली से उत्पन्न होती है, लेकिन क्या हम में भी कुछ बदलाव नहीं होने चाहिए? प्रोफेसर अलका, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हम में से हर कोई संभावित रूप से एक प्रतिभा को जागृत कर सकता है? रिंकू ने भी मुख्य बात को पकड़ा, उनके स्वर में तात्कालिकता झलक रही थी, क्योंकि अगर मनुष्यों के पास भी विशेष प्रतिभाएं थीं, तो स्थिति कहीं अधिक अनुकूल हो सकती थी। हालांकि, अलका ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। यह महसूस करते हुए कि यह उत्तर असंतोषजनक हो सकता है, उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और फिर जोड़ा, ये दिखाई दे सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का विकास शायद भिन्न होगा, हर किसी के पास यह नहीं होगा, यह मेरा अनुमान है। विकास और प्रतिभा के विषय को किनारे कर दिया गया, और अलका भी एक उत्तर प्रदान नहीं कर सके, लेकिन इसने सभी को मयंक की विशेष क्षमताओं को मौन रूप से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। रिंकू ने प्रतीक की ओर देखा, गंभीरता से पूछा, पुराने प्रतीक, आप एक व्यक्ति के रूप में मयंक के बारे में क्या सोचते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रभावित करता है कि हम उसके साथ कैसे बातचीत करते हैं, हम क्या उपाय करते हैं। शांत लेकिन निश्चित रूप से सीमाएं हैं। एक निष्पक्ष मूल्यांकन, व्यापक रूप से उसे एक अच्छे या बुरे व्यक्ति के रूप में लेबल नहीं करना। उन्होंने जोड़ा, वह मनमाने ढंग से दूसरों को गुलाम नहीं बनाएगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह निश्चित रूप से किसी भी अपराध या खतरे को नज़रअंदाज नहीं करेगा। वह रुके, दिवंगत एलेक्स और अन्य को याद करते हुए। तब से मयंक और भी अधिक शांत, निर्णायक और तीक्ष्ण हो गए थे, एक नेता के अधिक सदृश। ये वह था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उनका व्यक्तिगत अनुभव। मेरे दृष्टिकोण से मयंक के साथ दोस्ती करना सबसे अच्छा विकल्प है, और यदि आवश्यक हो तो मैं संपर्क के रूप में काम कर सकता हूँ। आवाज दृढ़ थी, रिंकू और अन्य दो की आंखों से बिना किसी कायरता या टालमटोल के, ईमानदार और स्पष्ट। रिंकू मुस्कुराए और सिर हिलाया, कहा, आपके शब्दों के साथ अब हमें एक अच्छी समझ है। इसके साथ प्रतीक पहले सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए, केवल रिंकू और अन्य 4 को पीछे छोड़ गए। मयंक के संबंध में आपके क्या विचार हैं? अध्याय 101 वृक्ष जनित कृमि। रिंकू ने अपने 2 सहकर्मियों और 2 प्रोफेसरों की ओर देखा। तन्मय ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, कहा, हम बातचीत कर सकते हैं, और निकट संपर्क स्थापित करना सबसे अच्छा है। कोहरे से अलग, वरिष्ठों से जुड़ने में असमर्थ, स्वतंत्र रूप से कार्य करना पहले से ही सामान्य हो गया है। हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक है, उत्तरजीविता। चूंकि रॉकी, अनु और प्रतीक सभी ने कहा है कि मयंक भरोसेमंद है, हम कम से कम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह एक सभ्य व्यक्ति है। रिंकू ने थोड़ा सिर हिलाया, तन्मय के शब्दों को अपने विचारों के साथ पूरी तरह से संरेखित पाया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह न केवल ये था कि मयंक सभ्य था, बल्कि अगर वह नहीं भी होता तो भी वह अभी भी जीवित बचे लोगों को इकट्ठा कर रहा था और मानवता की महत्वपूर्ण शक्तियों की रक्षा कर रहा था, अपने ही लोगों को बर्बाद नहीं कर रहा था। केवल यही दक्षिण शहर को उसके साथ शत्रुता करने की पहल करने से रोक देगा। हालांकि रॉकी ने मयंक के शिविर का स्थान नहीं पूछा, इसलिए अगर हम उससे संपर्क करना भी चाहते तो हम सक्षम नहीं होते, उन्होंने कहा। रिजू ने माथे पर बल डाला, रॉकी के अत्यधिक सतर्क दृष्टिकोण की कुछ हद तक आलोचना की, लेकिन इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वह एक राजनयिक नहीं था। रिंकू हंसे और कहा, पुराने प्रतीक ने कहा कि वह खुशी समुदाय हैप्पीनेस कम्युनिटी की ओर पश्चिम की ओर बढ़े। ये शहर के उत्तर पश्चिमी भाग में होना चाहिए। पर्याप्त पानी के स्रोतों, रक्षात्मक उपायों और एक बड़े क्षेत्र के साथ ऐसा शिविर बहुत सामान्य नहीं होना चाहिए, है ना? उन्होंने अपने पीछे लटके हुए नक्शे पर एक लाल कलम से 2 या 3 गोले खींचे, एक दक्षिण शहर नंबर 1 मिडिल स्कूल के चारों ओर, एक दक्षिणी शहर जेल के चारों ओर और अंतिम एक शानहू विला जिला था। तन्मय ने विचार किया और कहा, दक्षिणी शहर जेल उपनगरों में स्थित है और आमतौर पर नक्शे पर चिन्हित नहीं होती है। यह असंभव है कि नियमित लोग इसके बारे में जानते हों।
इसलिए सबसे बड़ी संभावनाएं दक्षिण शहर नंबर 1 मिडिल स्कूल और शानहू विला जिला हैं। क्या हमें संपर्क करने के लिए किसी को भेजना चाहिए? नहीं, रिंकू ने सिर हिलाया और कहा, संपर्क स्थापित करने के तुरंत बाद किसी को भेजना गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसके अलावा हमारे सामने दो और मुद्दे हैं। एक ये है कि हमारा अपना शिविर अभी भी अस्त व्यस्त है और हम बहुत से लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं, खासकर द्वितीय क्रम के मामलों की तात्कालिकता के साथ। आपने देखा है, साधारण गोलियां अब द्वितीय क्रम के राक्षसों के लिए खतरा पैदा नहीं करती हैं और हैंडगन कम प्रभावी होते जा रहे हैं। मैं एक टीम का नेतृत्व करूंगा ताकि जितना संभव हो उतने विस्फोटक बनाए जा सकें, अधिक शक्तिशाली प्रकार के, लेकिन शर्तें सीमित हैं। समीरन ने बातचीत को संभाला, यह उल्लेख करते हुए कि रॉकी और उनकी टीम द्वारा लाए गए बम वास्तव में उनके द्वारा बनाए गए थे, लेकिन सीमित समय और रासायनिक संयंत्र सामग्री के कारण उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। बस इतना ही करना होगा। रिंकू ने सांत्वना का एक शब्द दिया, फिर जारी रखा, दूसरी बात यह है कि हम मयंक के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। नारे लगाना, संबंध बनाना, इसमें और पिरामिड योजनाओं में क्या अंतर है? या तो आपसी सहायता या हितों का आदान प्रदान। कोहरे के कारण अलगाव हो रहा है और शहर के उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग, जहां वे थे, के बीच की बड़ी दूरी के साथ सीधे मदद करना मूल रूप से प्रश्न से बाहर था और स्वाभाविक रूप से एक संबंध बनाना भी व्यवहार्य नहीं था। इसलिए जोर हित पर देना होगा। उनके पास क्या है जिसका वे विनिमय के लिए उपयोग कर सकते हैं? बंदूकें, या शायद कहीं अधिक दुर्लभ भोजन, जानकारी और इंजेक्शन। अलका ने बात की, वे भी राक्षसों पर अनुसंधान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इंजेक्शन में रुचि होनी चाहिए, साथ ही सर्वनाश और राक्षस अनुसंधान के बारे में जानकारी में भी। ऐसी जानकारी का आदान प्रदान आवश्यक है और उन्हें निश्चित रूप से रुचि होगी। इसके अलावा आपके और उसके बीच एक प्राकृतिक सूचना अंतराल है ना? अलका किसी चीज का संकेत दे रहे थे। पूरे शहर के ज्ञान के संबंध में, खासकर गोपनीय जानकारी, रिंकू और उनकी टीम तेल और भोजन भंडारण जैसी चीजों के बारे में मयंक से कहीं अधिक जानती थी। रिंकू ने थोड़ा सिर हिलाया, निर्णायक रूप से पुष्टि की, प्रोफेसर अलका सही हैं, लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब हम सुव्यवस्थित हों। इस प्रकार हमें अभी के लिए मयंक को अलग रखना पड़ सकता है। प्रायोगिक उपकरण प्राप्त करने और वास्तविक संवर्धन इंजेक्शन एनहांसमेंट इंजेक्शन का उत्पादन करने के लिए एक लैब स्थापित करने को प्राथमिकता देनी होगी। वह विनिमय स्थापित करने का वास्तविक अवसर होगा। इंजेक्शन और सर्वनाश अनुसंधान दोनों को हाथ में रखने से फिर संबंध स्थापित करने और यहां तक कि संवर्धन पर जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक ठोस नींव मिलेगी। समीरन ने कहा, औपजैविक अनुसंधान केंद्र के अलावा दक्षिण शहर में वास्तव में कई अच्छे लैब हैं, मैं उन्हें बाद में चिन्हित करूंगा। तन्मय ने कहा, इस बार दब्बू को साथ जाने दो, जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही अधिक पूरी तैयारी होगी। एक बार मयंक और उनके साथी शानहू विला में लौट आए, वे तुरंत बढ़ गए और अपने काम शुरू कर दिए। मनोज और नए आने वालों को रितिका को जानकारी के पंजीकरण के लिए सौंपा गया था, जैसा कि पहले था, नाम, पेशा, दूत, कौशल आदि को रिकॉर्ड करना और फिर उनके आवास की व्यवस्था करना। देवाशीष और अन्य, दिशा की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए प्रायोगिक उपकरणों को नीचे ले जाना और उसे विला नंबर 9 के विभिन्न कमरों में रखना शुरू कर दिया। हालांकि एक समर्पित प्रयोगशाला नहीं थी, मौजूदा परिस्थितियों में यह उतना ही अच्छा था जितना यह मिल सकता था। विला नंबर 9 लगभग पूरी तरह से कब्जे में था, सिवाय मयंक के अपने दूसरी मंजिल और पहली मंजिल पर दिशा के कमरे के। बीरेंद्र ने चावल और अन्य खोजे गए सामग्रियों को, साथ ही पकड़े गए एक 2 पूंछ वाले बिच्छू और विभाजित मुंह कृमि के जीवित नमूनों को नीचे ले जाने के लिए लोगों को संगठित किया। सभी लोहे के पिंजरों में ठूंसे हुए थे। मयंक अकेले प्राचीन कृमि वृक्ष एंशियंट वर्म ट्री के उन्नयन के बाद इसे विला नंबर 9 और विला नंबर 10 के बीच की जगह पर लाए। रक्त आत्मा की पुस्तक बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट थोड़ी चमकी और प्राचीन कृमि वृक्ष को बुलाया गया। स्पर्शक और लताएं आपस में गुंथी हुई थीं, विशेष रूप से जड़ स्पर्शक कृमियों के समान पूरे प्राचीन कृमि वृक्ष को और भी अधिक भयानक बना रहे थे। सौभाग्य से जड़ प्रणाली ने जमीन को केवल संक्षेप में ढका। मयंक के नियंत्रण में ये जल्दी से जमीन में दफन हो गया, जिससे पूरे प्राचीन कृमि वृक्ष को कुछ हद तक सामान्य दिखाई दिया, सिवाय इसकी शाखाओं के बीच लटके हुए स्पर्शकों के। दीपक वृक्ष की चमक, लताएं फैल गईं और अंतराल पर एक सिरा जमीन से उभरा, उसका प्रकाश कोहरे को दूर कर रहा था और तेजी से रात में परिवर्तित हो रहे विला को प्रकाशित कर रहा था। लताओं की तरह यहां तक कि स्पर्शक जैसे अंग भी दीपक वृक्ष की चमक उत्सर्जित कर सकते थे। मयंक के लिए एक अप्रत्याशित घटना। एक बार जब वह जड़ जमा चुका था और तैयार था, मयंक ने आखिरकार अपना ध्यान उन्नयन के बाद प्राप्त नए कौशल पर केंद्रित किया। वृक्ष जनित कृमि ट्री बॉर्न वर्म, इसे आजमाने का समय आ गया है। मयंक के विचार चले और उन्होंने कौशल को सक्रिय किया।
उनकी आंखें कसकर बंद हो गईं क्योंकि उन्होंने प्राचीन कृमि वृक्ष के साथ संबंध को गहरा करने की कोशिश की। जल्द ही उन्होंने प्राचीन कृमि वृक्ष से एक प्रतिक्रिया महसूस की। प्राचीन कृमि वृक्ष की जड़ों पर 50 लताएं धीरे धीरे परिवर्तित हुईं। उनके सिरों पर एक हल्का हरा पारभासी अंडा धीरे धीरे बन गया। यह एक विशाल कोशिका के आकार का था। इसके चारों ओर हल्का हरा पारभासी झिल्ली एक कोशिका भित्ति की तरह थी और अंदर एक कृमि जैसा प्राणी धीरे धीरे ऊष्मायन कर रहा था। इसने प्राचीन कृमि वृक्ष से ऊर्जा खींची। सिर्फ 10 मिनट में मुट्ठी के आकार से धीरे धीरे मानव सिर के आकार तक बढ़ गया। मयंक के विचार फिर से चले, केवल प्राचीन कृमि वृक्ष के माध्यम से महसूस करने से संतुष्ट नहीं थे। एक लता धीरे धीरे जमीन से निकली, अंडे को मयंक के सामने लाते हुए। पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से उन्होंने चोंच जैसे विभाजित मुंह और लकड़ी जैसी गहरी त्वचा के साथ मानव सिर के आकार के कृमि को देखा, जो चौंकाने वाली रूप से विभाजित मुंह कृमि के समान था जिसका सामना उन्होंने ओक जैविक अनुसंधान केंद्र में किया था। कौशल सक्रिय रूप से ऊष्मायन को तेज करता है और विकास को तेज कर सकता है, लेकिन अगर इसे धीरे धीरे बढ़ने दिया जाए तो क्या समय 2 या 3 दिनों तक बढ़ सकता है। वह अपने कौशल के उपयोग में बदलावों को सावधानीपूर्वक महसूस कर रहे थे। अब वह न केवल सक्रिय रूप से कौशल को तैनात कर रहे थे, बल्कि प्राचीन कृमि वृक्ष को अंडे के विकास के लिए अधिक ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए भी प्रेरित कर रहे थे। 1 और आधा घंटा जल्दी से बीत गया और मयंक प्राचीन कृमि वृक्ष की खपत महसूस कर सकते थे। नरभक्षी लता मैन ईटिंग वाइन चुपचाप बाहर फैली हुई थी और कुछ 2 पूंछ वाले बिच्छू और विभाजित मुंह कृमि शवों पर कस गई थी जिन्हें बीरेंद्र और अन्य ने अभी पास में फेंक दिया था। भक्षण और पाचन ने प्राचीन कृमि वृक्ष की खपत को बहुत संशोधित किया और फिर अंडा और भी तेजी से बढ़ा। पलक झपकते ही अंडा लगभग एक व्यक्ति की ऊंचाई तक बढ़ गया था। अंदर वृक्ष जनित कृमि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, उसकी उपस्थिति विशेष रूप से भयंकर थी। फुफकार। अंत में 10 मिनट बाद अंदर का कृमि उत्कटता से बाहर निकल गया। उसका तेज विभाजित मुंह तुरंत अंडे की बाहरी झिल्ली को फाड़ दिया। पूरा वृक्ष जनित कृमि अपने खोल से बाहर निकल आया। मयंक के सामने का कृमि जमीन पर लुढ़का, फिर पास आया और मयंक को सूंघा जैसे कि उसकी गंध या मानसिक उतार चढ़ाव को पहचान रहा हो। यह आक्रामक नहीं था, बल्कि उसने अपना भयानक सिर नीचे कर लिया। वही क्रिया करते हुए शेष 49 कृमि जमीन पर प्राचीन कृमि वृक्ष की ओर सफाई से संरेखित हो गए, जैसे कि वे एक तीर्थयात्रा पर थे। मांस पर भोजन करना वृक्ष जनित कृमियों को कायम नहीं रख सकता था, केवल प्राचीन कृमि वृक्ष का रक्त और ऊर्जा ही उन्हें जीवित रख सकती थी। इस प्रकार प्राचीन कृमि वृक्ष उनका जीवन था, उनके पूरे वंश का शिखर। मयंक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्राचीन कृमि वृक्ष और वृक्ष जनित कृमियों के बीच चमत्कारिक संबंध को महसूस करते हुए। उनके विचार चले, शिकार पर जाओ। जानकारी दी गई और सभी वृक्ष जनित कृमि कार्रवाई में उत्तेजित हो गए, तेजी से जमीन के नीचे दफन हो गए और दूर क्षेत्र में जांच कर रहे थे। मयंक के हस्तक्षेप के तहत नंबर 9 और 10 विला के मानव निवासी शिकार की सीमा के भीतर नहीं थे, लेकिन दूर के क्षेत्र के प्राणी अनिश्चित थे। 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। मयंक ने वृक्ष जनित कृमियों की गतिविधि सीमा का अनुमान लगाया और ये देखकर चौंक गए कि यह लगभग 600 मीटर तक पहुंच गई है। ये दूरी तुच्छ नहीं थी, इसने एक फुटबॉल मैदान के 100 गुना से अधिक क्षेत्र को कवर किया। ये वृक्ष जनित कृमियों का शिकार मैदान था, जो प्राचीन कृमि वृक्ष की लताओं की पहुंच से भी आगे तक फैला हुआ था। इस दूरी को देखते हुए 50 कृमि बहुत कम हैं, लेकिन धीरे धीरे शुरू करना भी एक अच्छा एहतियाती कदम हो सकता है। मयंक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने वृक्ष जनित कृमियों के अतिरिक्त उपयोगों पर विचार किया, न केवल प्राचीन कृमि वृक्ष को पोषित करने के लिए शिकारी कुत्तों के रूप में, बल्कि उत्कृष्ट संतरी के रूप में भी। बस उनकी बुद्धिमत्ता कार्य के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, लेकिन किसी भी परेशानी के पहले संकेत पर उन्हें गश्ती दल के साथ समन्वय करना भी एक अच्छी रणनीति है, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। सेंट्री कृमि लौट आएंगे और जब वे कोई गड़बड़ी पाएंगे तो राशि द्वारा गठित गश्ती दल को संकेत देंगे, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी और वृक्ष जनित कृमियों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जा सकेगा। लेकिन उनकी संख्या अभी भी बहुत कम थी। एक फुटबॉल मैदान पर बिखरे हुए 50 लोग विरल लगेंगे, उस क्षेत्र के लिए कहीं अधिक जो उस आकार का 100 गुना से अधिक है। हालांकि ये केवल अस्थायी था। मयंक ने लगभग 10 मिनट इंतजार किया। जमीन गरजी क्योंकि वृक्ष जनित कृमियों की पहली शिकार टीम लौट आए, भूमिगत चलते हुए, आधे शव को घसीटते हुए। यह उछला, शव को प्राचीन कृमि वृक्ष की जड़ों के बगल में जमा कर दिया। नरभक्षी लता फैली और शव को पूरी तरह से खा गई, कृमियों को सेने की लागत को पूरा कर दिया। कृमि कुछ हद तक स्वतंत्र हैं, क्या संवेदना प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट आंदोलनों तक नहीं पहुंच सकती है?
अपनी आंखों में एक झिलमिलाहट के साथ मयंक ने वृक्ष जनित कृमियों की स्थिति का अनुमान लगाया। उनके विचार चले और उन्होंने एक नया आदेश जारी किया, नियमित शिकार लेकिन प्राणी शवों का भंडारण करें। साधारण भक्षण की तुलना में समलन प्राचीन कृमि वृक्ष के लिए एक बेहतर विकल्प था। अध्याय 102 प्रयोगशाला पूर्ण। हालांकि वर्तमान में केवल 50 वृक्ष जनित कृमि ट्रीबॉर्न वर्म्स हैं, फिर भी उनके गश्त की सीमा के लिए यह बहुत कम है। फिर भी मयंक ने उन्हें फैला दिया है, मुख्य रूप से शान्हू विला जिले के भीतर वितरित किया गया है ताकि क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले राक्षसों से रक्षा की जा सके। मनोज और 23 अन्य सहित पूरे शिविर में 120 से अधिक लोग थे और केवल कुछ ही विला उपयोग में थे। एक शान्हू विला जिले के लिए जो लगभग 2 मिलियन वर्ग मीटर को कवर करता है, ये संख्या अभी भी बहुत कम थी। राशि और ऋतिका ने एक गश्ती दल का गठन किया जो हर दिन क्षेत्र का निरीक्षण करता था, लेकिन फिर भी इसे कुछ हद तक तनावपूर्ण पाया। इसलिए कृमियों का उपयोग गश्त को पूरक करने के लिए भी किया गया था। जब से वृक्ष जनित कृमियों को तैनात किया गया था, उन 2 या 3 दिनों में लगभग हर दिन कुछ संख्या में मांस शवों को वापस घसीटा जाता था, कभी कभी 3 या 4, कभी कभी 5 या 6। हालांकि संख्या बड़ी नहीं थी, ये देखते हुए कि गश्त वाले अधिकांश क्षेत्र शान्हू विला जिले के भीतर थे, ये व्याख्यात्मक था। एक सुरक्षा उपाय के रूप में शान्हू विला के आसपास के राक्षसों को हमेशा सफाई के लिए लक्षित किया गया था, जिसने स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या को कम कर दिया। राक्षस शवों की ये संख्याएं सभी प्राचीन कृमि वृक्ष के लिए भंडारित नहीं की गई थीं। स्टील के पिंजरों में रखे गए राक्षसों को भी एक निश्चित मात्रा में भोजन की आवश्यकता थी, जिससे एक छोटा चक्र बनता था। प्रयोगशाला उपकरण वापस आने के तीसरे दिन दिशा मयंक के लिए अच्छी खबर लाए। हरे पंख वाले कार्प ग्रीन स्केल कार्प्स के रक्त और ऊतक का विश्लेषण किया गया है। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, उनकी जीन संरचना स्थिर है और उनमें स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा संरचनाएं हैं जो उन्हें खाद्य बनाती हैं। दिशा ने डेटा और रिपोर्ट की एक श्रृंखला पकड़े हुए कहा। प्रयोगशाला उपकरण स्थापित होने के बाद से वह विभिन्न डेटा का विश्लेषण कर रही थी और वह अंत में वर्तमान निष्कर्ष पर पहुंच गई थी। वह रुक गई, फिर कहा, विकसित प्रकार इवॉल्व काइंड के प्राणियों का दीर्घकालिक सेवन मनुष्यों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा जमा करने और शारीरिक संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी है। दोनों विला नंबर 9 के लिविंग रूम में बैठे थे। दिशा ने जो कहा वह सुनकर मयंक की आंखें झिलमिलाहट हुईं जब उन्होंने कहा, क्या इसका मतलब है कि हम उन्हें प्रजनन शुरू कर सकते हैं? उनके भोजन के बारे में क्या हमने पुष्टि की है कि यह बैंगनी कमल पर्पल लोट्स है? सर्वाहारी, दिशा ने कहा। हरे पंख वाले कार्प और लाल रेखा घास कार्प रेड लाइन ग्रास कार्प्स दोनों सर्वाहारी व्यवहार की एक निश्चित डिग्री प्रदर्शित करते हैं। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने उन्हें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खिलाए हैं। बैंगनी कमल सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन वे अन्य मांस भी खाते हैं। उनका आहार व्यापक है, लेकिन आप उन्हें मांस के शव नहीं खिलाने जा रहे हैं, है ना? उसने थोड़ा मुस्कुराया, मयंक की ओर देखते हुए। मयंक ने तुरंत सिर हिलाया। क्या मजाक है? अगर इन प्राणियों को शिविर के लिए पशुधन के रूप में पाला जा रहा था, तो उन्हें उत्परिवर्तित मानव राक्षसों के शव कैसे खिलाए जा सकते थे? दिशा ने मुस्कान के साथ कहा, बैंगनी कमल अपने पर्यावरण के लिए जल्दी से अनुकूल हो जाता है, खासकर दीपक वृक्ष की चमक के तहत। थोड़े समय में पौधे की आबादी 1/10 हिस्से तक बढ़ गई है, इसलिए इसे खेती के लिए मुख्य चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम वर्तमान में उगा रहे फसलें पुनरावृत्ति इटरेशन से गुजरती हैं, तो हमें वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल विकसित प्रकार के पौधों का उद्भव देखना चाहिए, जो और भी अधिक चारे के स्रोत प्रदान करेंगे। आबादी में वृद्धि और दीपक वृक्ष की चमक से रोशनी के साथ ऋतिका जिस खेत की खेती कर रही थी, उसकी प्रगति धीमी नहीं थी। ये 4 या 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र लगभग 50 या अधिक एकड़ तक विस्तारित हो गया था। हालांकि अधिक सब्जियां और फल लगाए गए थे, गेहूं और मक्का जैसे अनाज केवल आधी फसलों के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि बीज अपेक्षाकृत बाद में पाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और अधिक फसलें लगाई जाएंगी, पर्यावरण के प्रभाव में विकसित प्रकार की फसलें अनिवार्य रूप से उभरेंगी, जो एक अच्छी बात है। उस स्थिति में हम जिम्सन और उसकी टीम को कल से मछली पालन शुरू करने दे सकते हैं, मयंक ने कहा। न केवल अन्य लोगों ने, यहाँ तक कि मयंक ने भी लंबे समय से ताज़ा मांस नहीं खाया था और डिब्बाबंद मांस और झटके पर भरोसा कर रहे थे। इसकी तुलना में मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिस पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, दिशा ने जोड़ा। मयंक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने पूछा, वह क्या है? 2 पूंछ वाले सम्राट बिच्छू और विभाजित मुंह मात्र कृमि को विकसित प्रकार के राक्षसों के रूप में माना जाना चाहिए, दिशा ने धीरे धीरे कहा। 2 पूंछ वाले बिच्छुओं और विभाजित मुंह कृमियों के ऊतक से यह स्पष्ट है कि उनकी जीन संरचनाएं अपेक्षाकृत स्थिर हैं और उतनी आक्रामक नहीं हैं।
वे अन्य राक्षसों की तुलना में विशेष रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन युद्ध में वे स्पष्ट रूप से संचार और सहयोग प्रदर्शित करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी बढ़ गई है। मयंक का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। आप कह रहे हैं कि यह बहुत संभावित है कि कुछ उन्नत विकसित प्रकार मनुष्यों के बराबर बुद्धिमत्ता विकसित करेंगे। ये सिर्फ संभावित नहीं है, यह एक अपरिहार्य प्रवृत्ति है, दिशा ने आग्रह किया। अपने हाथ में डेटा को नीचे रखा और सीधे मयंक की ओर देखा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं, तो अधिक से अधिक विकसित प्रकार अनिवार्य रूप से मानव रहने की जगहों पर अतिक्रमण करेंगे। दो पूंछ वाला सम्राट बिच्छू और विभाजित मुंह कृमि केवल एक संक्षेप थे। अनुसंधान केंद्र में छिपकर बैठे मनुष्य बाहर निकाले जाने के लक्ष्य बन गए थे। मयंक ने एक गंभीर लहजे में कहा, हम पानी को मिट्टी से ढक देंगे, बस ये सुनिश्चित करें कि हम एक कदम आगे हैं। सीरम शुद्धिकरण पर क्या प्रगति है? मछली राक्षस नेता की दवा की पहली खुराक शुद्धिकरण के अंतिम चरण में है। अशुद्धियों को दूर करने और आध्यात्मिक ऊर्जा पदार्थों को बनाए रखने की प्रक्रिया में अभी भी कुछ समय लगेगा, दिशा ने कहा। मयंक ने कई राक्षसों को कैद कर लिया था, जिसमें मांस पर्वत दानव, मीट माउंटेन डीमन, मछली राक्षस नेता, फिश मॉन्स्टर लीडर, रक्तस्थी छिपकली, ब्लड बोन लिजर्ड और तैरता बुर्ज, काला कवच, फ्लोटिंग पैगोडा, ब्लैक आर्मर जैसे प्रथम क्रम ऊपरी ग्रेड प्राणी शामिल थे जो द्वितीय क्रम निम्न ग्रेड के बहुत करीब थे। हालांकि पहले इंजेक्शन के लिए सामग्री चुनते समय दिशा ने अभी भी मछली राक्षस समूह को चुना। एक कारण मछली राक्षसों पर उनका अधिक गहन अनुसंधान था, क्योंकि उनके पास अधिक व्यापक समझ थी, खासकर जब से वह मछली राक्षस अंडे, आधा मछली राक्षस, हाफ फिश मॉन्स्टर्स, मछली राक्षसों से लेकर मछली राक्षस नेता तक स्वरूप परिवर्तनों को पता लगा सकती थी। दूसरा कारण ये था कि मांस पर्वत दानवों और पंजे वाले दिग्गजों क्लॉड जायंट्स की तुलना में मछली राक्षस निस्संदेह अधिक स्थिर थे, विकसित प्रकार के करीब थे और इस प्रकार उत्पादन करना आसान था। जितना जल्दी हो सके, मयंक ने कहा। अगली सुबह मयंक ने कुछ मछली राक्षसों को यूनलिंग झील के किनारे स्थानांतरित करने के लिए एक टीम को इकट्ठा किया। विकसित प्रकार की मछली को न केवल पाला जाना था, बल्कि शिविर की एकमात्र नौसेना बल के रूप में वे खेती के लिए भी एक लक्ष्य थे। उनका उपयोग केवल मछली खेती के प्रबंधन के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि अनुबंध सैनिकों, कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स में से एक के रूप में भी काम कर सकता था। मयंक, हमें धातु कहाँ रखनी चाहिए? ट्रक में बीरेंद्र द्वारा बड़ी मात्रा में धातु को झील तक पहुंचाया गया था और मयंक ने सिर हिलाया, कहा, उतारने की आवश्यकता नहीं है। वह ट्रक के सामने ऊपर चला गया। रक्त आत्मा की पुस्तक लाल रोशनी विकिरण कर रही थी और जल्द ही वृश्चिक मकड़ी दानव की विशाल आकृति झील के किनारे दिखाई दी। अपनी विशाल कद काठी के नीचे यहाँ तक कि भारी ट्रक भी थोड़ा छोटा लग रहा था, जिसे वृश्चिक मकड़ी दानव द्वारा नीचा देखा जा रहा था। सब लोग पीछे हट जाओ, जारी रखें। वृश्चिक मकड़ी दानव नीचे झुक गया, अपनी हथेली को लगभग एक वयस्क के आकार का मयंक की ओर विस्तारित करते हुए। मयंक ऊपर चढ़ा। वृश्चिक मकड़ी दानव ने उसे ऊपर उठाया और फिर उसे अपने कंधे पर बिठा दिया। तैरता बुर्ज काला कवच मयंक के काले कवच से जुड़ा, लगभग जैसे एक इकाई बना रहा हो, जिससे वृश्चिक मकड़ी दानव मयंक का वाहन बन गया। धातु नियंत्रण। एक बार स्थिति में उनके आदेश के तहत वृश्चिक मकड़ी दानव ने उनके साथ एक साथ धातु नियंत्रण का प्रयोग किया और एक पल में 1 दर्जन टन से अधिक धातु जोड़ी के सामने तैर गई और पिघलना और परिवर्तित होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक विशाल धातु पिंजरे का आकार ले लिया। धातु का पिंजरा विशाल था, पूरी तरह से नियमित घनाभ नहीं था, बल्कि यूनलिंग झील के एक कोने के करीब एक विलेद बाड़े में आकार दिया गया था। लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार के क्षेत्र को कवर करते हुए पिंजरा पानी की सतह से लगभग 2 मीटर ऊपर उठा, धातु से बने एक जाली पैटर्न के साथ। बाड़ की लोहे की छड़ें कम से कम 2 उंगलियों जितनी मोटी थीं, मछली राक्षसों के टूटने की थोड़ी सी भी चिंता किए बिना। बीरेंद्र, जिमसन और अन्य लोग विस्मय में देख रहे थे। उनकी आंखों में सम्मान था, चाहे वे इसे कितनी बार भी देखते, ये क्षमता हमेशा उन्हें मूल तक हिला देती थी। हालांकि यह कई दर्जन टन धातु का एक बार का नियंत्रण नहीं था, लेकिन हवा से धातु में हेरफेर करने और पिघलाने का कार्य ही अविश्वास से परे था। मछली राक्षसों को इसमें फेंक दो और कुछ मछली राक्षस अंडे उन्हें वापस दे दो, उन्होंने कहा। हाँ, हम तुरंत शुरू करेंगे। पिंजरे की जाली का घनत्व छोटा नहीं था, इसलिए एक बार सेने के बाद युवा मछली राक्षसों के भागने की कोई चिंता नहीं थी। जल्द ही जिमसन और अन्य लोगों ने 1 दर्जन से अधिक मछली और आधा मछली राक्षसों को इसमें फेंक दिया। उन्होंने ऊपर से पिंजरे का धातु का गेट बंद कर दिया और इसे बाहर से कसकर बंद कर दिया। हमें 1 महीने के भीतर मछली राक्षस स्पॉन अंडों का पहला बैच सेने में सक्षम होना चाहिए। इन चीज़ों को पालना काफ़ी आसान है, बीरेंद्र ने टिप्पणी की। वह यूनलिंग झील के प्रबंधन के प्रभारी नहीं थे और उन्होंने पहले कभी मछली नहीं पाली थी,
लेकिन दिशा द्वारा प्रदान किए गए मछली राक्षस प्रजनन और विकास के बारे में डेटा और भविष्यवाणियों को देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान थे। दुनिया के अंत और मछली राक्षस अंडों और उनकी पूरी प्रजाति की उपस्थिति के बाद से 1 महीने से भी कम समय हुआ था। भले ही उत्परिवर्तन थोड़ा स्थिर हो गया हो, प्रजनन का समय 1 और 2 महीने के बीच होना चाहिए। प्रजनन के संबंध में मछली राक्षसों का कोई लिंग नहीं था। स्वरूप में परिपक्वता तक पहुंचने के बाद वे अपने दम पर अंडे दे सकते थे, उन्हें एक समूह के रूप में सेने में सक्षम थे। जहां तक उनके आहार का सवाल है, ये जटिल था। सर्वाहारी प्राणी होने के नाते, हालांकि मांस उनके प्राथमिक आहार का गठन करता था, पौधे भी उनकी भूख को संतुष्ट कर सकते थे, खासकर कठिन समय में। अगर ऐसे प्राणी प्रसार करते हैं तो वे जल्दी से पानी के किसी भी निकाय में एक प्रमुख प्रजाति बन जाएंगे। जब तक कि उस पानी में कोई और भी अधिक शक्तिशाली राक्षस न हो, स्थिति उलट जाएगी। मछली राक्षसों के भोजन के स्रोत में बदल जाने के साथ आपके सभी 5 दूत मछली राक्षस हैं। रितिका ने पहले ही आपके काम की व्यवस्था कर दी होगी, है ना? मयंक ने जिमसन और अन्य लोगों की ओर अपनी नज़र मोड़ते हुए कहा। ये सब व्यवस्थित है, मालिक। जिमसन ने सिर हिलाया और कहा, बाद में हम झील के दिल में दीपक वृक्ष से एक क्रिस्टल लटकाएंगे, पानी पर कोहरे को दूर करेंगे और बैंगनी कमल की प्रजनन दर बढ़ाएंगे। हम समय समय पर विकास मछली एवोल्यूशन फिश पकड़ेंगे, जैसे हरे पंख वाले काप और लाल रेखा घास काप, उन्हें बहुत अधिक छोटी मछलियों को खाने से रोकने के लिए। विकसित प्रकार की मछली सर्वाहारी होती है। यदि बहुत अधिक मजबूत व्यक्ति हैं तो यह बाकी छोटी मछलियों के लिए बढ़ने की जगह को दबा देगा। और यही वह था जो जिमसन और उनकी टीम वर्तमान में करने के लिए तैयार थे। अगर भविष्य में और अधिक विकसित प्रकार के पौधे दिखाई दिए तो उन्हें भी चारा का उत्पादन करने और खिलाने का काम करना होगा, लेकिन अभी के लिए यह आवश्यक नहीं था। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, जैसा उन्होंने व्यवस्था की है वैसा ही करो। वह बीरेंद्र के साथ यूनलिंग झील से चले गए। इस तरह के एक विशाल धातु के पिंजरे के निर्माण ने दसियों टन धातु की खपत की थी। ट्रकों के पिछले पुनः निर्माण और 2 पूंछ वाले बिच्छू और विभाजित मुंह कृमि के लिए धातु के पिंजरों के निर्माण के अलावा लगभग 100 टन धातु का लगभग 60 से 70% उपयोग कर लिया था। हालांकि मयंक इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं थे, क्योंकि चाहे वह राक्षसों को सीमित करने के लिए हो या मछली राक्षसों की खेती के लिए, ये सब एक बड़े लाभ के लिए था, शिविर को मजबूत करने के लिए। पुराने बीरेंद्र शानहू विला जिले के आसपास और कहाँ निर्माण स्थल या बड़े पार्किंग स्थल हैं? उन्होंने चलते हुए पूछा। वृश्चिक मकड़ी दानव के लिए समलन के साथ जारी रखने के लिए धातु इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है कि धातु नियंत्रण में वृद्धि होगी। ग्रीष्मकालीन उद्यान मॉल समर गार्डन मॉल एक है, लेकिन यह अब खाली है। अगर हमें वास्तव में जांच करनी है तो हम प्रत्येक आवासीय जिले को व्यक्तिगत रूप से खोज सकते हैं। सबसे करीब निशान आवासीय क्षेत्र नानशान रेसिडेंशियल एरिया है और पास में एक होटल भी होना चाहिए। मयंक, एक मामला हो सकता है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बातचीत के बीच में रितिका तेजी से आई और मयंक के पास पहुंची।